हेलो स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर कराना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि बच्चे रीड तो कर लेते हैं लेकिन उनको ना साइंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अंडरस्टैंड नहीं करते पूरा चैप्टर। तो आज मैं आपको बहुत इजी वे में, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके हिंदी में मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ कि जो रीड आपने किया भी होगा तो उसका मीनिंग क्या क्या है, ताकि आप इन बिटवीन क्वेश्चन जो होते हैं वो आराम से कर सकें। उसके आपको चैप्टर समझ आएगा, बेसिक समझ आ जाएगी, तो आप उसके क्वेश्चन सर्च भी खुद कर पाओगे। तो अब हम लेते हैं, शुरू करते हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास NCERT। ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा पैरा लेके उसका जो उसमें से मेन है मैं आपको वो सब कुछ समझा रही हूँ। तो आप अगर कोई आपको लगे ऐसा कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं उसमें से बाद में कमेंट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरे में है, जैसे कि यहाँ पे इसका टाइटल ही हमें बतला रहा है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर है क्या, मैटर क्या होता है ये बतलाने जा रही हूँ। जैसे कोई भी चीज दैट है मास या ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे टेबल है, बुक है, माइक्रोफोन है, मैं खुद हूँ, कुछ भी, एनीथिंग जो भी हम देख रहे हैं इसको हम टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, टच कर सकते हैं, जिसकी कोई मास है, ठीक है, या जो हम कहते हैं कि कहीं पे हम रखें तो वो स्पेस ले रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज मैटर। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब मैटर होता क्या है, मैटर बना हुआ किस चीज से होता है? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और एक मैटर जो होता है वो कितने पार्टिकल से बना होगा? मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल से बनता है। बहुत ज्यादा पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एक बड़ा सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? अब छोटे पार्टिकल जैसे हम लगा लें, पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल जिनको हम बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, वो पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। वैसे तो इससे भी छोटे होते हैं एटम्स, ओके, लेकिन एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे मैटर्स, ऐसे पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम्स। ओके, आपको एटम्स और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास पहले ही पैराग्राफ में है जो आप ये शुरू कर रहे हो, जैसे व्हाट इज कॉल्ड मैटर। ओके, हम ये ले रहे हैं, जैसे ये मैं आपको यहाँ से ये अंडरलाइन करने जा रही हूँ। ऑफ ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हमने इसको नाम दिया है मैटर। ओके, देन इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो हमने लिया है वो बताया मैंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपके पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब ये मैटर की फिजिकल नेचर क्या होती है? हमने देखा ये मैटर बना है स्मॉल पार्टिकल से। ओके, स्मॉल पार्टिकल से बना है ये मैटर। तो स्मॉल पार्टिकल्स की नेचर कैसी होती है? वो स्मॉल हो सकते हैं साइज में, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस लिया है हमने, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये तो हमें ऐसे इसी शेप में दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं इसके बीच के इन बिटवीन स्पेस जो है, लेकिन वो हर पार्टिकल के बीच में, हर मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो पहले तो हमने देखा इसकी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में है, सेकंड पैरा देखा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। अब जो पार्टिकल्स हैं, हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स लें कि क्या क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी हम कुछ मेन पॉइंट्स लेंगे। जैसे पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ओके, हमें दिखाई नहीं देते कि पार्टिकल्स इसके इस बना हुआ है, लेकिन वो क्योंकि पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, तो हम उनको बोलते हैं, इसलिए हम इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, टाइनी पार्टिकल्स। नेक्स्ट है पार्टिकल्स है स्पेस इन बिटवीन देम, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। हम इसको कैसे
देख सकते हैं, एक्टिविटी से देख सकते हैं। मान लो आपने एक कंटेनर लिया पानी से भरा हुआ, उसमें हमने कुछ साल्ट या शुगर डाल देते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कि वो सोल्यूशन ऐसे कैसे हमें दिखाई देता है। तो कहाँ गए वो जो हमने शुगर डाला था, थोड़ी देर बाद वो कहाँ चला गया, या साल्ट डाला था वो कहाँ चला गया, वो घुल गया है पानी में। घुल के वो उसी पानी के जो स्मॉल पार्टिकल्स गए हैं शुगर और सॉल्ट के, उसी पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, तो उसके बीच में वो वहां पे उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो हमें ये नहीं लगता कि वो पानी बढ़ गया है, जितना हमने शुगर डाली है, जितना हमने साल्ट डाला है उतना बढ़ गया है, क्योंकि वो जो उसके बीच में पार्टिकल्स में जो स्पेस था, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोल सकते हैं, तो वो साल्ट और शुगर उसके बीच में वहां पे डिजोल्व हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि these particles have space between them, which is called intermolecular space. आगे इसकी हम लेते हैं नेक्स्ट, हम ले लेते हैं इसकी नेक्स्ट एक जो प्रॉपर्टी है वो है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपकी बुक के हिसाब से समझा रही हूँ, तो वो मैंने आपको बतलाया कि वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये उनसे मिल के ही बड़ा मैटर बन जाता है। नेक्स्ट हमने इसके लिए प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होती है, जो हम जिनको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स है जिसको हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी के कारण ये जो होते हैं पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चिपके रहते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो वो ऐसे ही पार्टिकल्स चिपक के एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आके ही तभी हमारे ये बनते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। उसी हिसाब से हमारे सब्सटेंस बन के तैयार होता है जिसको हम मैटर बोलते हैं। ओके, और इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में, कि ये जो हैं पार्टिकल्स ये कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब जैसे ये सॉलिड लिक्विड गैस, मैं तीनों में आपको समझा रही हूँ, जो 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड गैस के साथ सॉलिड में क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, इसी के कारण ये एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज होते हैं। अब क्लोज होने से वो रिजिडिटी बढ़ जाती है। ओके, हम सॉलिड लिक्विड गैस में तीनों में डिफरेंस भी बतलाएंगे अभी। ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। स्टेट ऑफ मैटर में हम 3 तरह के मैटर्स लेते हैं, मैटर्स में 3 तरह के स्टेट्स लेते हैं, सॉरी, जिसको हम सॉलिड लिक्विड और गैस के नाम से जानते हैं। वैसे 4th स्टेट भी होता है प्लाज्मा, 5th स्टेट भी है BEC, तो हम लेकिन उसको बॉस एयरस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। लेकिन हम मेनली 3 ही स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, जो हम अपने डेली यूज में, डेली लाइफ में हम देखते हैं जिन स्टेट्स को। ओके, उसमें से सबसे पहले है आपके पास सॉलिड। तो सॉलिड में से हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर में अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ। पहले है सॉलिड स्टेट, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी हाई। बहुत ज्यादा फोर्स होने के कारण वो एक दूसरे से पार्टिकल चिपके रहते हैं, और इसी कारण वो बड़ा रिजिड भी हो जाता है। और जो सेकेंड स्टेट है लिक्विड, इसमें थोड़े कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयरिंग टू सॉलिड्स। तो इसके कारण ये फ्लूइडिटी होती है, इसमें लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा नहीं होती, तो वो और स्पेस ज्यादा होता है। जब भी आप देखेंगे ना, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो आपस में एक दूसरे से क्लोज रहेंगे। ओके, तो क्लोज रहने का मतलब है उनके बीच का स्पेस कम होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कम होगी, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो हम उसको कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्ज, ज्यादा है वहां पे। और तीसरा स्टेट है जैसे गैस। गैसियस स्टेट में क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और हम कह सकते हैं इसमें इसलिए रिजिडिटी होती ही नहीं है।
रिजिडिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा हुई क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, तो क्लोज होने के कारण पार्टिकल्स का तो रिजिड हो जाता है सब्सटेंस। दूसरा हमने लिक्विड लिया जिसमें थोड़ा कम है स्पेस बिटवीन, उससे सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है। और तीसरा हमने स्टेट लिया स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट। उसमें क्या हुआ कि जैसे गैसियस स्टेट में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसी के कारण जो गैस है वो बड़ी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। अब इसी से हमारा जोड़ा होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने ये सुनी होगी टर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मिक्सिंग अप एंड स्प्रेडिंग ऑफ गैस या पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस पार्टिकल्स। एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में अगर मिक्स हो जाते हैं बड़ी जल्दी से, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में और गैसियस में मिलेगा। सॉलिड में हमारा डिफ्यूजन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे मान लो हम कहते हैं सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन है कि नहीं है। होता है स्टूडेंट्स, बहुत कम होता है। इसके एग्जांपल में मैं ले लेती हूँ। मान लो हम बोर्ड पे किसी चौक से लिख रहे हैं, ठीक है, टीचर आपको समझा रही है, ब्लैक बोर्ड पे लिखती है चौक से, तो आप देखते हो वो अगर हम ऐसे छोड़ दें 10-15 दिन के लिए, वो ऐसे के ऐसे ही रखा रहने दें, तो हम देखेंगे कि बाद में वहां से अगर हम उसको रब भी करेंगे ना तो उस पे थोड़ा उसकी छाप रह जाएगी चौक की, व्हाइट कलर में जो हमने लिखा है वो वहां पे उसमें हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल्स में हमारे मिक्सअप हो चुके हैं। लेकिन ये बहुत दिनों बाद हुआ, 10-15 दिन हमें इस प्रोसेस में लग गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो, बहुत स्लो है, बहुत कम ऐसा होता है कि क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करने का उसको जगह मिलती ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है सॉलिड में, तो स्पेस कम होने के कारण पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, उसमें नहीं कर सकता ना इतनी जल्दी से, इसलिए डिफ्यूजन इज वेरी लो, बहुत कम है डिफ्यूजन सॉलिड में। इससे ज्यादा लिक्विड में होगा। लिक्विड में फ्लूइडिटी ज्यादा होती है हमारे सॉलिड के कंपैरेटिवली, स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता रहता है। जिस भी हम जैसे हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक वो जो भी होगा हमारा लिक्विड फ्लो करेगा, और इसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन। जैसे हमने इसको दिखाया, मान लो आपने एक बीकर ले लिया, एक्टिविटी भी मैं आपको समझा रही हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है। ये एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो हमने मान लो एक बीकर में एक पानी लिया थोड़ा, और उसमें हमने डाल दिया एक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉलिड, मतलब एक क्रिस्टल डाल दिया। अब हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि वो क्रिस्टल उसमें पड़ा रहने पे थोड़ी देर बाद हम उसको देखेंगे कि उसमें घुलता जा रहा है, डिजोल्व होता जा रहा है, तो दैट इज डिफ्यूजन। मतलब उसमें पानी में वो घुलता जा रहा है धीरे धीरे, तो लिक्विड में हमारा सॉलिड घुलता जा रहा है। इसको स्लो प्रोसेस है, लेकिन इतनी स्लो नहीं है जैसे सॉलिड में है। और जब हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो उसमें तो हमारा डिफ्यूजन बहुत हाई पावर पे होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगरबत्ती की स्टिक अगर हम कहीं पे या हम ऐसे उसको बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है ना। और या फिर हम ऐसे परफ्यूम की बोतल खोली है आपने स्टूडेंट्स, तो वो गैसियस स्टेट में जब खुलती है तो वो एकदम से परफ्यूम की स्मेल हमें दूर बैठे ही एकदम से आ जाती है बड़ी जल्दी से। इट मीन्स गैस जो एयर के पार्टिकल्स में वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, डिफ्यूजन बढ़ गया है। इस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी हाई इन गैसियस स्टेट। ओके, ये था आपका डिफ्यूजन जो चलता जा रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद। इसकी कई आपके पास आएंगी, जैसे इनमें डिफरेंस आएगा बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में डिफरेंस आएगा। लेकिन हम जैसे सॉलिड का मैंने आपको बताया कि सॉलिड में हम देखने के लिए कि उसकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, सॉलिड में फिक्स्ड शेप होगी, और रिजिडिटी ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको अगर हम सॉलिड को दबा के देखना चाहें तो वो इतनी जल्दी से नहीं दबेगा, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी उसकी कम होगी। रिजिडिटी ज्यादा होगी, हार्डनेस उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के।
इस तरह से। तो हम ये सॉलिड के बारे में हुआ। लिक्विड के बारे में मैंने आपको बतलाया कि जो फ्लो कर सकते हैं, जो फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं, दैट इज लिक्विड हो जाएगा। और डिफ्यूजन जिसमें सबसे ज्यादा होती है गैसियस फॉर्म में। अब आपके पास इस वाले हमने जो पहला ये किया है, आपके क्वेश्चन सर बनते हैं कुछ, हमने पोर्शन इसका जो पहला किया है इसके क्वेश्चन सर बनते हैं आपकी बुक के हिसाब से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इसमें से मैटर कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा था कि मैटर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो मास रखते हैं, जिसमें जो कोई स्पेस को ऑक्युपाई कर सकते हैं, जहाँ पे जगह घेरते हैं, मतलब स्पेस ऑक्युपाई करने का मतलब जो सब्सटेंस जगह घेरते हैं, कुछ अपनी जगह रखी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो ये अब इसमें है चेयर, यस इट इज मैटर, एयर भी मैटर है, लव स्मेल ये मैटर नहीं होंगे, लव स्मेल हेट ये मैटर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स ये क्यों मैटर नहीं होंगे? क्योंकि ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, इनको टच नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये को स्पेस हम नहीं देखते कि ये हमें यहाँ पे रखी दिख रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, हम इनको नहीं देख सकते। दीज आर ओनली फीलिंग्स। तो ये हमारे मैटर्स नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? लव स्मेल हेट मैटर्स नहीं होंगे। और थॉट विचार ये भी मैटर नहीं होगा। कोल्ड ये भी मैटर नहीं होगा। लेमन वाटर ये मैटर होगा, ओके। आलमंड्स मैटर होंगे। स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर में आ जाएगी। लेकिन हम किसको मैटर नहीं बोल सकते? स्मेल ऑफ परफ्यूम तो क्यों बोला? क्योंकि वो एयर में मिक्सअप होके जब हमारे पास पहुंच जाती है, दैट इज मैटर, ओके, गैसियस स्टेट में, इसलिए। बाकी ये है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन बनता है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इसमें है कि हॉट स्मेल, जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल हमें दूर से ही पहुंच जाती है, लेकिन कोल्ड जो फूड होता है उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका रीजन मैं आपको देती हूँ। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी एक होती है, काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी ऑफ मोशन होती है। अब जिन सब्सटेंस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो काइनेटिक एनर्जी से वो उसके पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे, ओके, क्योंकि मोशन की एनर्जी है, तो उसके पार्टिकल्स जल्दी मूव करने के कारण उसकी जो स्मेल भी है वो भी बड़ी दूर तक जाएगी। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। हॉट सिजलिंग फूड जो होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो और अगर हम इसको ठंडा फूड होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। यही कारण है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, और वो उसके पार्टिकल्स की स्मेल हमारे तक एयर में मिक्स होके हम तक जल्दी से पहुंच जाती है। इसका रीजन यही है कि हमें दूर बैठे भी स्मेल इसलिए जल्दी आ जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होती है फूड की, हॉट सिजलिंग फूड की, ओके। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। कि जो डाइवर होते हैं वो पूल में, वाटर जो होता है पॉन्ड में या पूल में किसी में भी वाटर होता है, तो उसके थ्रू हम उसमें से हम अपना हाथ वगैरह हिला सकते हैं, डाइवर अपनी बॉडी को अंदर ले जा सकता है। लेकिन सॉलिड में तो ऐसा नहीं होता। किसी टेबल पे अगर कोई डाइवर ऐसे कूद मारेगा तो वो तो उससे टकरा के चोट खा जाएगा, है ना। तो क्या है कि पानी में से क्यों वो उसकी बॉडी अंदर चली जाती है, क्यों वो जा सकता है? क्योंकि उसके बीच में ज्यादा स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ओके। लिक्विड में ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होने के कारण वो बीच में स्पेस ज्यादा है, तो वहां से उसकी बॉडी निकल सकती है। हम किसी भी लिक्विड या गैसियस स्टेट में से हम कट थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी आपको बतलाई है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि इसके पार्टिकल्स वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी इन साइज, और दूसरी पार्ट इसकी बतलाई है मैंने कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, मतलब होता है अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, सॉलिड में कम, लिक्विड में ज्यादा, गैसियस में और भी ज्यादा। तो मतलब पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। तीसरा बतलाया पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इस तरह से। और चौथी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी दी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग,
वो मोशन में रहते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे फर्स्ट जो आपका पोर्शन है इसकी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसका सेकंड है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉलिड की, जैसे मैंने आपको जो हर एक में आपको अभी बताई है कि रिजिड ज्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड शेप होती है, अपनी इनकी शेप है, ओके, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। और लिक्विड में भी आपको मैंने अभी ये समझाया है कि कंपैरेटिवली सॉलिड ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से किसमें ज्यादा होती है कम होती है। और गैसियस में भी ये सॉलिड लिक्विड गैसियस ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है। फोर्थ स्टेज मैंने आपको बताया, फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा और फिफ्थ है बीईसी, लेकिन हम उनको यहाँ पे इस चैप्टर में अभी रिवाइज नहीं करेंगे, आपके पास ये 3 ही हैं। स्क्रीन के हिसाब से आप देखते जाइए। सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट मैंने आपको अभी समझाया है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतलाई हैं। ओके, अभी एक आपके पास क्वेश्चन बनता है इसमें से कि जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हो, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब कंप्रेसिबिलिटी इसमें ज्यादा क्यों होती है, गैसियस स्टेट में ज्यादा क्यों होती है? क्यों ज्यादा होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम इसकी कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि बिटवीन पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है इसमें, तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस मींस दबाना। हम अगर गैसियस स्टेट को, किसी भी मैटर को गैसियस स्टेट में अगर हम उसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो बड़ी इजीली कंप्रेस होता है। उसके जैसे एक सिलेंडर में आप देखें तो गैस का एक सिलेंडर होता है एलपीजी का, मान लो उसमें कितनी सारी गैस भरी जाती है, उसको हम कंप्रेस कर करके उसके सॉलिड के इसमें सिलेंडर में हम इसको गैस को भर सकते हैं, फिल कर देते हैं। तो यही चीज अगर हम सॉलिड में करना चाहें तो सॉलिड को हम दबा ही नहीं पाएंगे। मान लो ये टेबल है, टेबल को आप ऐसे कंप्रेस करना चाहो तो नहीं कर पाएंगे ना, बुक को कंप्रेस करना चाहो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है। ये इसका ये है। और इसमें से जैसे काइनेटिक एनर्जी का आपको, काइनेटिक एनर्जी हमारी दूर दूर तक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जिस भी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है उसी की स्मेल हमें दूर दूर तक ज्यादा पहुंच पाती है। अब आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं इनमें जो इसकी जो स्मेल होती है, इसमें जो गैस भरे जाती है वो कंप्रेस होके इसके अंदर भरी जाती है। ओके, यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में होता है, और जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो एक ही सिलेंडर के अंदर हमारी बहुत सारी गैस आ जाती है। नेक्स्ट है इसके ये, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद सेकंड आपका जो पोर्शन है, इसमें आपके पास सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस में से हमारे पास आई है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके क्वेश्चन सर्च जो है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी में क्या है कि मास अपॉन में वॉल्यूम। अभी मास आपको पता है, मतलब जो भी किसी भी सब्सटेंस है, एवरी सब्सटेंस हैज अ मास, डेफिनेट मास होती है, अपॉन में उसने जितना स्पेस लिया दैट इज वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब हम इसको कंसीडर करेंगे दैट इज डेंसिटी। तो क्वेश्चन हमारा बनता है, फर्स्ट है क्वेश्चन में, अरेंज द मैटर्स, फॉलोइंग मैटर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। हम इंक्रीज डेंसिटी में इसकी, हम के पहले सबसे छोटी डेंसिटी किसकी है, फिर बड़ी करके हम ले लेते हैं इसकी। तो इसमें पहला है आपका बन रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन चीजों में से हमें बतलाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो हम जो चिमनी से निकला हुआ धुआं, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी मतलब चिमनी से निकला हुआ धुआं, वो भी मैटर है और है भी बहुत हल्का, उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो मास कम होने के कारण डेंसिटी भी कम होती जाती है। जिसकी मास कम है, डेंसिटी मतलब उतनी ही कम होगी। मास ज्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो हम इसमें से पहला लेंगे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं ये एयर, कॉटन, वाटर, हनी,
और लास्ट में हम चाक और सॉरी एक और छूटा इसमें से आयरन, सबसे लास्ट में आयरन आ जाएगा डेंसिटी के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखी है ये। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में हमारी जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके हटी हूँ। हमने ये सारी इसकी टर्म वाइज देनी है, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, वॉल्यूम, शेप, ओके, इनकी सारी जो है स्टेट्स में, और काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, हम इन सबको ले सकते हैं इन तीनों स्टेट्स के डिफरेंस के हिसाब से। नेक्स्ट बनता है कमेंट अपॉन फॉलोइंग रिजिडिटी। अब है रिजिडिटी जैसे, और ये आपको बतलाना है जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में रिजिडिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस, जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैसियस में तो रिजिडिटी है ही नहीं। उसके बाद आपकी बनती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में होगी नहीं, लिक्विड में होगी, लेकिन गैसियस में सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट बनता है यहाँ पे फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना। अब सॉलिड तो फ्लो करेगा नहीं, तो फ्लूइडिटी सॉलिड में नहीं होगी, लिक्विड में होगी, इससे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा होगी, मतलब लिक्विड में होगी, लेकिन गैसियस में सबसे ज्यादा होगी, तो हाईएस्ट होगी गैसियस में। नेक्स्ट इसमें है फिलिंग अ गैस इन कंटेनर। तो अब हमें जैसे सॉलिड के लिए तो किसी कंटेनर की जरूरत ही नहीं पड़ती, सॉलिड तो अपनी शेप में रहता है, फिक्स शेप में रहता है, तो ये नहीं है हमने किसी कंटेनर में डाला तो ही सॉलिड हमारा शेप में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तो हमें किसी कंटेनर की जरूरत नहीं है, वो अपनी शेप खुद ऐसे कैसे डेफिनेट शेप होती है। लेकिन लिक्विड में हमें जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ले लेता है, उसी कंटेनर की शेप ले लेगा लिक्विड। ये ग्लास में भरेंगे, ग्लास की शेप आ जाएगी, हमने इसको बाउल में भरा तो बाउल की शेप हो जाएगी। और इसी तरह से हमारे पास गैसियस की अगर हम देखें तो गैसियस को भी जिस भी कंटेनर में भरते हैं उसमें वो सारे में फैल जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके लिए शेप का मैंने बतलाया, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, और लिक्विड और गैसियस में जिस भी कंटेनर में डालेंगे उन्हीं की शेप वो ले लेता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में सॉलिड में बिल्कुल ही कम होती है, बहुत कम होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव करने के लिए पार्टिकल्स को जगह ही नहीं मिलती, इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने के कारण पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम हुई है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होगी और यहाँ पे गैसियस में तो मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में इसमें कुछ है डेंसिटी। डेंसिटी क्या, अब क्योंकि सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, सॉलिड है ग्रेटेस्ट मास, इसलिए इन तीनों में इसकी डेंसिटी भी हाईएस्ट होगी, इससे कम होगी फिर लिक्विड की, और ये जो होता है गैसियस में तो बहुत ही कम, लीस्ट जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी होगी। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब हम किसी भी वेसल में, किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस डालेंगे तो वो सारे में फिल हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम किसी भी कंटेनर में अगर गैस डालेंगे तो वो स्पेस उसको मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो वो सारे में एकदम से स्प्रेड हो जाती है, एकदम से फैल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने के लिए गैस सारे में फैल जाती है, तो उस कंटेनर में टोटली भर जाती है। नेक्स्ट है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यस, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ये सारे में एकदम से स्प्रेड हो जाती है। अब दूर दूर तक पहुंचती है, जिस भी कंटेनर की जो भी वॉल्स हैं उन पे वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं, चारों तरफ ही अपना प्रेशर डालेगी। जब वॉल तक पहुंच जाएगी तो प्रेशर भी डालेगी यहाँ पे। ओके, तो गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसलिए इसकी वॉल्स पे इसका प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इसको मूव आउट करना होता है, ये बाहर तरफ निकलने के लिए ये सारे में फैल जाते हैं और इसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। थर्ड इसका क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि वुडन टेबल में हमने सॉलिड की जो जो प्रॉपर्टी बतलाई है
कि रिजिड होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, बिटवीन मोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो भी हमने इसकी प्रॉपर्टीज दिलाई है वो सभी ये पूरी करती है टेबल, है ना। सारे हम देख के कह सकते हैं तभी अगर ये सॉलिड है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इसी तरह से हम इन सब चीजों को देख के कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। नेक्स्ट है we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need कराटे एक्सपर्ट। कि जैसे हम किसी वुड में से अपना हाथ नहीं निकाल पा रहे, मान लो जैसे अगर हम अपने हैंड को एयर में से निकाल पाते हैं, एयर में से हम ऐसे एक अपने हाथ को हिला पाएंगे, क्यों? क्योंकि एयर गैसीय स्टेट में है और उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, तो हम इसके बीच में से अपने हाथ अच्छी तरह से हिला पाएंगे। लेकिन सॉलिड में से मान लो हम वुड की टेबल है या वुड में से हम इसको नहीं, अपने हाथ को अगर हमें चाहिएगा तो ऐसे अगर हम मारना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो हम अपने हाथ पे चोट खा लेंगे, है ना, क्योंकि सॉलिड है, इसके बीच में से स्पेस बहुत कम है पार्टिकल्स का, तो हम अपना हाथ इसमें से बीच में से नहीं निकाल पाते। सिर्फ एक कराटे एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी नहीं है ताकत कि हम उसको ब्रेकअप कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, राइट। हम जैसे वैसे तो हम कहते हैं कि लिक्विड में ज्यादा, हम ऐसे कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है। लेकिन अगर पानी के हिसाब से देखें तो आइस फ्लोट क्यों करेगी, फिर वाटर पे क्यों फ्लोट करेगी? क्योंकि वैसे तो आइस तो सॉलिड है, लेकिन क्या होता है कि पानी के ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि जब हम पानी को थोड़े सॉलिड शेप में लाते हैं तो वो आइस बन जाती है, और आइस हमारे बनने पे पानी एक्सपेंड होता है, थोड़ा सा हमारी शेप उसकी बढ़ती है, थोड़ी बढ़ती है, जिससे वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आइस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब हमने देखा डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हमारा वॉल्यूम बढ़ा तो इसकी डेंसिटी कम हो गई, राइट। मास तो सेम है पानी की और उसकी मास तो सेम रहेगी, मास में चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए मास अपॉन वॉल्यूम होने के कारण वहां पे डेंसिटी कम होगी। डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया ना तो कम होगी, डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने के कारण वो पानी में फ्लो करेगी। ओके, ये इसके रीजंस थे। ये आपके सेकंड पोर्शन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन आंसर्स का। अब आपको मैं और बतला रही थी, इसमें नेक्स्ट लेते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, इसका स्टेट चेंज हो सकता है। यस, मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, क्यों? जैसे सॉलिड टू लिक्विड हम चेंज कर लेते हैं, लिक्विड टू गैसियस स्टेट, ऐसे आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज ला सकते हैं, ट्रांसफर हो जाती है स्टेट्स की आपस में। तो इसके लिए हमें क्या होता है, अलग, जैसे सॉलिड से अगर हम लिक्विड में चेंज करेंगे या लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर देंगे, गैस से स्टेट में चेंज कर देंगे, गैस से फिर सॉलिड बना सकते हैं, ऐसे ही गैस से फिर लिक्विड में चेंज कर देंगे। इन सभी को हमने टर्म्स, अलग अलग टर्म्स के नाम से जाना है। इसमें से हम लेते हैं आपके, जैसे आपकी स्क्रीन के हिसाब से सबसे पहले मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। अब ये मेल्टिंग होता क्या है, अगर व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, अगर हमने मेल्टिंग किया है जिस ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए, ऐसा स्टेट जिसपे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाए, वो हम लेंगे। सॉलिड टू लिक्विड अगर हमारा चेंज है, ओके, तो स्टूडेंट्स हम इसके ले रहे थे चेंज ऑफ स्टेट में, मैटर में। सबसे पहले आपके आप स्क्रीन में देख रहे होंगे मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। अगर सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, जिस पॉइंट पे चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, सॉलिड से लिक्विड पे चेंज होने के लिए हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट।
नेक्स्ट लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट इसका बीच में है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ आपके जो इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, वो पॉइंट जिस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। जैसे वाटर को हमने, जैसे मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया था, वाटर हमारा 0 डिग्री पे जमना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे किसी हमने आइस को जब लेते हैं ना मेल्ट होने के लिए, जैसे तो अब वाटर हमारे तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, लिक्विड में तो होता ही है। अगर हम इसको हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट गैसियस स्टेट में लाने के लिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जाके बॉयल होना शुरू होता है। लेकिन इससे पहले हमारा ये इवेपोरेट भी होना शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन है एक अलग से टर्म, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको ये बतला देती हूँ आपके इसके हिसाब से कि तीनों स्टेट्स में आपस में चेंज हो सकता है। लिक्विड से सॉलिड में बनाने के लिए, लिक्विड से हम गैसियस स्टेट में लाने के लिए, अभी मैंने आपको बताया जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा है, दैट इज वेपोराइजेशन भी बोलते हैं हम इसको, तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हमारे पास इसमें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जैसे अगर हम लिक्विड में ना पहुंच के सॉलिड से सीधा गैसियस में चेंज कर देते हैं सब्सटेंस को। जैसे आप ये इसके एग्जांपल के लिए लो, ड्राई आइस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम चेंज करते हैं बाद में। तो ड्राई आइस होती है, वो हमारा सीधा लिक्विड में चेंज होने के बजाय सीधा गैसियस में चेंज होती रहती है। तो इस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में ये जब यूज होती है, तो इसी वजह से ये हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। और अगर हमारे गैसियस से सॉलिड में चेंज होता है तो डेपोजिशन। ओके, दैट टर्म इज कॉल्ड डेपोजिशन। ये तो थी हमारी कुछ ऐसी। नेक्स्ट इसी के लिए मैं आपको जैसे अभी बतला रही थी इवेपोरेशन, जो आपकी इसमें दे रखी है आगे। इवेपोरेशन क्या है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं 3rd पार्ट के, ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ। चलो पहले हम क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं इसके। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब इसमें आपको दे रखा है 300 K केल्विन। केल्विन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसको हमने केल्विन में ले लेते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम ले लेते हैं केल्विन लेते हैं। वैसे सेल्सियस, फारेनहाइट ये भी स्केल्स हैं टेम्परेचर के। अब केल्विन को ऐसा यूनिट में केल्विन लेते हैं। अगर हमने इसको सेल्सियस में चेंज करना है जैसे पहले, तो मैं आपको बतला दूं स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन के इक्वल लेते हैं हम इसको। लेकिन हम राउंड फिगर में इसको 273 केल्विन ही ले लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 300 केल्विन को आपने जैसे सेल्सियस में चेंज करना है। तो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया 273 केल्विन के इक्वल ले लेते हैं राउंड फिगर में, तो हम इसमें से 300 केल्विन में से अगर 273 माइनस कर देंगे तो हमारा जो बचेगा बाकी वो सेल्सियस स्केल में आ जाएगा। तो यहाँ से जो 27 डिग्री बचा, दैट 27 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो जाएगा। इस तरह से 573 केल्विन में से 273 हमने केल्विन माइनस कर दिया तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमने देखा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है और गैसियस स्टेट में चेंज होने लग जाता है। गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं 100 डिग्री पे, यहाँ पे हमें दिया 250 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री पे तो आप ये बताओ गैसियस स्टेट में ही होगा ना स्टूडेंट्स, है ना? तो क्योंकि 100 डिग्री पे गैसियस स्टेट में आ गए तो 250 पे भी वो गैसियस स्टेट फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आके वो गैसियस स्टेट में शुरू हो जाता है आना, तो दैट विल बी आल्सो ऑफ स्टेट ऑफ गैस। नेक्स्ट है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि अगर हमारा कोई स्टेट चेंज होता है तो हम या तो उसका टेम्परेचर कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, तभी स्टेट में चेंज आएगा ना।
मैटर के, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड ऐसे बनने के लिए कुछ भी हम या तो इसका टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पूछा है कि व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं जब हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो उसके जो हीट हमें एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, जो हमें या रिलीज करता है सब्सटेंस कहीं, तो वो हमारी कहाँ पे यूज हो जाती है, वो चेंज ऑफ स्टेट होने में यूज हो जाती है। तो इसलिए जैसे मान लो हमने पानी का या किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उस टेम्परेचर जो हीट चेंज होती है, चेंज होने के लिए जो हीट यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मैटर की स्टेट की बात हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए मैटर को जो हीट रिक्वायर होती है, जो हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ओके, अब ये हमारी जो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी है, ये आगे आप पढ़ोगे। इसमें लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी में क्या है कि जैसे ये दो तरह से हो सकती है। ओके, अब एक तो हमें जैसे लेटेंट हीट ऑफ, आप इसको ले सकते हो वेपोराइजेशन। ओके, जैसे हीट एनर्जी जो आपको रिक्वायर, ये मैं देखती रहती साथ ही आपके यहाँ पे है क्वेश्चंस में, लेसन्स में जो है, तो इसमें है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट में। 1 kg ऑफ लिक्विड को हम जो गैसियस स्टेट में अगर हमने इसको बनाया, जैसे पानी को लिया हमने, बॉयल करना शुरू किया, तो 1 kg ऑफ वाटर के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी, 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दैट विल बी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, और इसका दूसरा हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्ट करने के लिए, अगर हम मेल्ट करने के लिए सब्सटेंस को जितनी हीट की जरूरत होगी, दैट विल बी 1 kg। हम अब इसका स्केल ले लेते हैं 1 kg का ही, इसी स्केल से मेजर करके देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम बोल लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग। ये आपके थे लिक्विड सॉलिड गैसियस को आपस में चेंज करने के। आपको फ्यूजन, सब्लिमेशन और ये वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और इसमें से करा देते हैं। कंडेंसेशन क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स, जैसे हम गैस को, गैसियस स्टेट को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं, गैसियस, आपने ये देखा होगा कि जैसे हीट एनर्जी लेके जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड में मान लो चेंज हो रहा है, तो ये बोलते हैं हम कंडेंसेशन। हम कहते हैं बारिश आ रही है, बादलों में से बारिश आ रही है, तो बादल जो ऊपर जाके जो हमारे क्लाउड्स बने हैं, वो जब कंडेंस होना शुरू होते हैं, तब उसमें से पानी नीचे आता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है वो, तो पानी हमारे गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट डिपोजिशन मैंने आपको बताया, गैसियस स्टेट से सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो जाना विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैसियस स्टेट, ये आप ये डायग्राम देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इसके लिए ये है। ओके, ये वाली डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये पूरी डायग्राम है। अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन सर्च तो थे, मैंने थर्ड का ये बतलाया, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट में जो लेटेंट हीट यूज होती है, वो हमारा टेम्परेचर इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि वो वाली हीट हमने कहाँ पे यूज कर ली, वो चेंज होने में, स्टेट को चेंज होने में जितना टेम्परेचर लगता है, जितनी हीट जरूरत पड़ती है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं ना, तो वो हमारा टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने देता क्योंकि वो हमारा उस चेंज होने में यूज अप हो गया, वो वाली हीट या वो वाला टेम्परेचर हमारा चेंज ऑफ स्टेट में यूज अप हो जाता है, इसलिए जो टेम्परेचर होता है स्टेट चेंज करते हुए हमारा सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट है सुजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, उनको लिक्विफाई करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कंप्रेसिबिलिटी, अगर हम ज्यादा उसको कंप्रेस करते रहते हैं गैसेस को, इसको लिक्विड में चेंज करने का एक मेथड तो है कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि अभी अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें,
अभी जैसे कंडेंसेशन बतलाया ना स्टूडेंट्स कि गैसियस टू लिक्विड में आने के लिए हमें कंडेंसेशन की जरूरत है। तो हमने क्या किया, हमने अगर टेम्परेचर कम किया तो हमारा वो जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास दो ये चीजें आ गई, कंडेंसेशन और एक तो हमने टेम्परेचर को कम किया कंडेंसेशन के लिए, और दूसरा हमने उसको कंप्रेस करके भी लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ये था आपका थर्ड पोर्शन। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका पार्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जैसा कि मैं आपको पहले बतला चुकी हूँ, इवेपोरेशन क्या होता है, अगर हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है जैसे लिक्विड से वेपर्स में। अब आप कहोगे बॉइलिंग में भी हमारा लिक्विड टू गैसेस में चेंज हुआ था। हमारे पास ये जो टर्म्स हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन, इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है। क्यों? देखो, जो भी डिफरेंसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा इवेपोरेशन होता है किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाता है। अब इसमें पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशंस में ये पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता रहता है। जो सोलर से हमें हीट मिलती है, सन से जो हीट मिलती है, उसके कारण ये इवेपोरेट होता ही रहता है। तो जो ये इवेपोरेशन होता है ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। एक यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर नहीं है। जैसे बॉइलिंग के लिए हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना शुरू होगा वाटर, तो वो टेम्परेचर हमारा फिक्स हुआ। ये फिक्स नहीं है। किसी भी टेम्परेचर पे जब हमारा वो गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है, वेपर्स फॉर्म में चेंज होने लगता है, तो हम उसको बोल देते हैं इवेपोरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंसल साइंस से आपके लिए हर अपडेट लेके आता है, इसलिए आप इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।